नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। खबरदार में आज बात होगी रावी नदी के उस पार से आतंकियों की दस्तक की। कौन सा तरीका किस रूप में देश को खबरदार कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आइए 20 खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट, और उसके बाद एक्सक्लूसिव खबरों पर। देश आज नम आंखों से दे रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि। दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग पर अंतिम दर्शन। कल रामेश्वरम ले जाया जाएगा डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर। 30 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे रामेश्वरम के करीब पुश्तैनी गांव में होंगे सुपुर्दे खाक। प्रोटोकॉल तोड़ एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि। दोनों सदनों की कार्रवाई 2 दिन तक स्थगित। याकूब मेनन की फांसी की तारीख पर नया सस्पेंस। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की राय अलग। कल 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। गुरदासपुर के गुनाहगारों की सामने आई CCTV तस्वीरें। वीडियो में हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों का खुलासा। गुरदासपुर में आतंकी हमले में शहीद हुए SP बलजीत सिंह के घर वालों की मांग। सरकार शहादत का करे सम्मान। शहीद SP के बेटे और बेटी के लिए नौकरी की मांग। गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद पंजाब के CM प्रकाश सिंह बादल ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बसित से रद्द की मुलाकात। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। व्यापम केस में आज CBI ने दर्ज की FIR। 2012 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में धांधली से जुड़े 18 आरोपियों के खिलाफ FIR। IIT रुड़की से निकाले गए 73 छात्रों को झटका। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खारिज की याचिका। छात्रों को राहत देने से किया इनकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के पोस्टर पर मचे विवाद के बाद केजरीवाल सरकार ने हटाए पोस्टर। पोस्टर में लिखा था प्रधानमंत्री जी हमें काम करने दीजिए। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उबेर, ओला कैब, रेडियो टैक्सी चलाने पर दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनाएगा अपना फैसला। ब्रिटेन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के जोरदार भाषण का दिखा असर। ब्रिटिश सांसद कीथ पॉज ने कहा PM मोदी के इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत को कोहिनूर लौटाए। आसाराम केस के मुख्य गवाह कृपाल सिंह मर्डर केस में गिरफ्तार आसाराम के गुर्गे नारायण पांडे को 5 दिन की पुलिस रिमांड। यूपी के बलिया में फिल्म शूटिंग के बाद सो रही महिला कलाकार पर एक लड़के ने फेंका तेजाब। गंभीर रूप से घायल हुई लड़की। क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए गोवा के पूर्व PW मंत्री चर्चिल अल्माओ पर अमेरिकी कंपनी लुइस बर्जर से रिश्वत लेने का है आरोप। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच रोमांचक होता है मुकाबला, लेकिन आतंकी हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजस्थान के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार। कोटा में रिहायशी इलाकों में भर गया है पानी। माउंट आबू में चट्टानें गिरने से कई रास्ते बंद। गुजरात में भी कई जगहों पर लगातार बारिश से आफत। नर्मदा में करजन डैम का पानी छोड़े जाने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा। केदारनाथ का रास्ता ग्लेशियर ने रोका। 4 धाम के रास्ते में जमी बर्फ की मोटी चादर। बर्फ हटाने में जुटा स्थानीय प्रशासन। और अब बात गुरदासपुर आतंकी हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर की। पंजाब के DGP ने बताया है, और इस बात के पक्के सबूत भी मिल रहे हैं, कि हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई। DGP ने जानकारी दी है कि मौके पर 2 GPS मिले हैं, जिसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि उनके मूवमेंट क्या थी, कहां से वो आए थे। 12 जगहों की फीड इसमें किया गया है, जहां जहां से इनकी एंट्री हुई होगी। और मौके से जो GPS बरामद हुए, ये उस रूट को चिन्हित कर रहे हैं, और ये रास्ता सीमा पार यानी पाकिस्तान की तरफ से आता है। और इसकी जो पंजाब पुलिस के DGP सुमित सिंह सैनी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वैसे तो पंजाब पुलिस इस तरह के ऑपरेशंस बहुत पहले कर चुकी है, लेकिन वो दौर खत्म हो गया था। इस दौर में उसी तरह की जो है आपने एक स्थिति को दोबारा देखा है, तो क्या लग रहा है कि ये कितना मुश्किल भरा था ये ऑपरेशन आपको? देखिए, पंजाब पुलिस
एक बैटल हार्डेंड फोर्स है। पंजाब पुलिस के जवानों ने इस किस्म के एनकाउंटर्स पहले काफ़ी किए हुए हैं, तो जो स्थिति कल थी उसके साथ एप्रोप्रिएटली डील किया गया। थैंक यू। और सर, ये जो 3 आतंकी थे, इनके बारे में जीपीएस की लोकेशन आपने ट्रैक की है, तो ये कहाँ से क्या संबंध इनका बन रहा था? मोटे तौर पे ये बॉर्डर से शुरू होके जहाँ रेल की पटरी पे एक्सप्लोजिव रखे थे वो सोच जाती है, उसके बाद दीनानगर आती है, जिससे जो आपने पहले प्रश्न पूछा था और जो तफ्तीश हुई अब तक, ये एक ही ग्रुप था जो दीनानगर में न्यूट्रलाइज किया गया। पाकिस्तान की तरफ से आए थे सर, कुछ इस तरह के सबूत या किस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं? तफ्तीश अभी जारी है, जैसे और चीज़ें सामने आएंगी आपके सामने रखेंगे। एक सर आखिरी सवाल, किस तरह के वेपन्स इनसे मिले हैं जो ये पंजाब पुलिस के साथ मुकाबला कर रहे थे? इनसे ये कुछ तो ग्रेनेड लेके आए थे और AK-47 जिसमें आर्मर पियर्सिंग एमुनिशन थी। थैंक यू। रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल सर इन्होंने किया है? और एक था लॉन्चर साथ। तो सर आगे सिर्फ आखिरी सवाल है कि सवाल ये उठाया जा रहा है कि पहले जम्मू कश्मीर को निशाना बनाते थे, तो क्या टेररिस्टों ने मोडस ऑपरेंडी चेंज किया है, अब वो सॉफ्ट टारगेट पंजाब को बनाना चाह रहे हैं? आपको पंजाब सॉफ्ट टारगेट नजर आया कल? नहीं, लेकिन क्या इनके आतंकियों की ये नई एक स्ट्रेटजी हो सकती है सर? इनकी स्ट्रेटजी पे मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, तफ्तीश अभी जारी है, हमें देखने दो। तो पंजाब पुलिस के डीजीपी सुमेध सिंह सैनी कह रहे हैं कि जीपीएस की जो लोकेशन है उससे पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से आए थे और बिल्कुल आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, रॉकेट लॉन्चर से लेकर AK-47 हैंड ग्रेनेड सब कुछ इनके पास था। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, दीनानगर, आज तक। One GPS has been examined by the officers of Punjab Police and the IB. So on the 21st of July, 12 points had been fed in that GPS, starting from the border, that is Tusiband on the border, and going first towards the railway line where the explosives were recovered, and then coming to Deenanagar. मुश्किल ये नहीं है कि दीनानगर को निशाना बनाया गया। इससे पहले सांभा सेक्टर में जाते थे, उस समय हीरानगर बॉर्डर था और इस वक्त माना जा रहा है नरोटा बॉर्डर। दरअसल जीपीएस के जरिए जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक सीमा पार और उन सब के बीच में रावी नदी में नरोटा बॉर्डर जो है वो खुला हुआ है एक लिहाज से, चूंकि नदी वहां पर बहती है। अगर उस दिशा में ही बढ़ा जाए और उस रास्ते जब रावी नदी आती है, वही रास्ता हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने चुना और रावी नदी के उसी पुल से होते हुए वो समझ रहे थे, जायजा ले रहे थे। हमें लगता है जरा देखिए इस रिपोर्ट को, किस रूप में उस पार से घुसपैठ हुई होगी। इस वक्त हम दीनानगर से 13 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सरहद के इलाके में मौजूद हैं। ये रावी नदी है जो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाती है। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे रावी नदी पाकिस्तान चली जाती है और दीनानगर में जो आतंकी हमला हुआ है उसके पीछे एक बड़ी संभावना इस बात की जताई जा रही है कि इसी रावी नदी को क्रॉस करके आतंकी दीनानगर में घुसे थे। यहाँ पर जो पुलिस चेक पोस्ट है, यहाँ पर अब निगरानी बढ़ा दी गई है और 27 तारीख सुबह जब यहाँ पर सबसे पहले वो बस जिसे आगे दीनानगर में जाकर आतंकियों ने उस पर कब्जे की कोशिश की, इसी नाके से होकर गुजरी थी और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे उन्होंने वो रात भर यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे, उनका कहना है, और उन्होंने उस बस को सुबह यहाँ पर जाते हुए देखा। हमने उस पर ड्राइवर हमारे साथ नज़र मिलाकर गया है और रूटीन के तौर पर रोजाना बस चलती है, तो वो ठीक जहाँ से 4:50 से गुजरी थी और अभी बाद में पता लगा है जो उसने टोका। आपको कब सूचना?
घुसपैठ कहां कहां से हो सकती है, जरा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो पूरा सीमावर्ती का इलाका है उसमें कौन कौन से पोरस बॉर्डर हो सकते हैं। ये पाकिस्तान का इलाका है और वहां से एक एंट्री मानी जाती है, खासतौर से घरोट गांव। ये दरअसल जो भारत में एंट्री हो रही है ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ही है और वहां से निकलकर ये सीधा एक नेशनल हाईवे है जो बनिहाल की दिशा में जा रहा है। आतंकी कैसे घुसे होंगे इसको लेकर अलग अलग राय है किन क्लास हो, लेकिन सीमा पार से आए हैं यह भी बहुत साफ तौर पे दिखाया जा रहा है। और दीनानगर ये कहाँ किस रूप में पहुंचे, दो रास्ते ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक गुरदासपुर से लगा हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और दूसरा जो जम्मू के क्षेत्र से एंट्री होते हुए यहाँ तक पठानकोट की दिशा से अगर दीनानगर तक आते हैं। ये एक लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो अलग अलग जगहों से दाखिल होने की तस्वीरें भी कैद की गई हैं। हालांकि उन तस्वीरों में कुछ भी साफ दिखता नहीं है, लेकिन वर्दी में 3 आतंकवादी खुले तौर पर सड़क पर जिस रूप में हथियारों से लैस होकर चल रहे हैं वो जरूर इस बात की दिशा में ले जाता है क्या वाकई सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इस रूप में नहीं थी या रात के अंधेरे का लाभ उठा के ये सब कुछ खुले तौर पर हो रहा था। जरा देखिए सीसीटीवी फुटेज को। ये उन 3 दहशतगर्दों की धुंधली तस्वीर है जो गुरदासपुर में कहर बरपा कर मारे गए। ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जब तीनों आतंकी वहां दाखिल हुए। सेना की वर्दी इनके इरादों पर पर्दा डाले रही, इसलिए पीठ पर लदे हथियारों के साथ भी ये शक के रडार में नहीं आ सकी। पंजाब पुलिस का कहना है कि जीपीएस से जो रूट पता चला है उसके मुताबिक आतंकी रावी नदी पर बने तुस्सी बांध के रास्ते भारत में दाखिल हुए। Points which have been fed in the GPS system, which start from the Tulsi Band, which is right on the border in the Gurdaspur sector. मारे गए आतंकवादियों के पास से AK-47 और मोटार और नाइट विजन लेंस बरामद हुए। मोडस ऑपरेंडी से यह बात पुख्ता होती है कि ट्रैक पर बम प्लांट करने वाले और हमला करने वाले आतंकवादियों का ग्रुप एक ही था। शक और सुरक्षा को देखते हुए रावी नदी के पास चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि रावी नदी से कोई घुसपैठ नहीं हुई और यहीं से पुलिस और बीएसएफ में आपसी तालमेल की कमी का सवाल खड़ा होता है। गुरदासपुर से मंजीत सिंह नेगी के साथ सत्येंद्र चौहान, आज तक। बहुतेरी परिस्थितियां बतला रही हैं कि सीमा पार से घुसपैठ और आतंकी गतिविधियां देश के भीतर किस रूप में हो सकती है। जीपीएस तमाम चीजों को दिखा रहा है, लेकिन इन सब के बीच याकूब मेनन फांसी पर सुप्रीम कोर्ट में अब कल सुनवाई होगी, क्योंकि आज 2 जजों में ही मतभेद हो गया। जस्टिस दवे डेथ वारंट पर सहमत थे तो जस्टिस कुरियन ने इससे असहमति जता दी और जिसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू को सौंप दिया गया। देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर थी और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के सामने बड़ा सवाल था, याकूब मेमन के डेथ वारंट पर सहमति दी जाए या नहीं। एक दिन पहले मेमन के वकील ने नई याचिका के जरिए क्यूरेटिव पिटीशन खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो जजों की राय में दरार साफ साफ दिखी। जस्टिस अनिल आर दवे की राय थी कि क्यूरेटिव पिटीशन पर फिर से सुनवाई करने की अब जरूरत नहीं रही, वो स्टेज आगे निकल चुका है। जस्टिस कुरियन जोसेफ इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला करने में हुई खामी को दूर करना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का साफ तौर पर उल्लंघन माना जाएगा। याकूब की फांसी पर जारी सस्पेंस के बीच परिवार ने उसकी ताजा तस्वीर जारी की है। आज तक को मिली इस तस्वीर में याकूब सफेद दाढ़ी के साथ साथ काफी बूढ़ा और थका हुआ दिख रहा है। अब सबकी नजरें कल सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच पर टिकी हैं। देखना है कल याकूब पर क्या फैसला आता है। जस्टिस कुरियन चाहते थे कि याकूब की फांसी पर फिलहाल रोक लगे और उसकी दोनों याचिकाओं पर विस्तार से सुनवाई हो, जबकि जस्टिस दवे इसके खिलाफ थे। दोनों जजों के बीच एक राय न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी, यानी 30 जुलाई को याकूब को फांसी होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब अब बुधवार को ही मिलेगा। कैमरामैन हेमंत के साथ अहमद अजीब, दिल्ली, आज तक।
और चीफ जस्टिस ने इन सब के बीच जानकारी आ रही है जो 3 जस्टिसों की बेंच नियुक्त की है उसमें 3 जस्टिस अब फैसला कर लेंगे, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल पंत और जस्टिस अमिताभ राय। ये 3 जजों की बेंच इस पर विचार करेगी। कल सुनवाई होगी और चूंकि 10:30 बजे ये सुनवाई शुरू होगी और बड़ा महत्वपूर्ण है चूंकि इससे पहले डेथ वारंट का जिक्र 30 तारीख का हो चला है, तो कल क्या फैसला आता है इस पर सबकी नजरें हैं। और आज चूंकि एक की स्थिति आ गई, यानी एक की सहमति थी और एक की सहमति नहीं थी, इसलिए अब ये माना जा रहा है कि 3 सदस्यीय बेंच कोई फैसला लेगी। और इससे पहले जब आज डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पर लाया गया तो एक अनूठा दृश्य भी देखने को मिला। पुरानी रवायतें टूटी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में जा पहुंचे। सेना के तीनों प्रमुख वहां पहले से मौजूद थे। रक्षा मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, पुलिस कमिश्नर, तमाम नेता वहीं पर पहुंच गए। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर सेना के कंधों पर था। तीनों सेनाध्यक्ष सलामी दे रहे थे। अंतिम विदाई की धुन बज रही थी। देश देख रहा था कि अलबेला राष्ट्रपति अलविदा कह चुका है। जिस राष्ट्रपति ने अपने पद पर रहते हुए उसकी सारी रवायतें तोड़ डाली थी, उस पूर्व राष्ट्रपति के जाने पर प्रधानमंत्री और मौजूदा राष्ट्रपति ने भी प्रोटोकॉल को पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने पालम एयरपोर्ट जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए तो प्रणब मुखर्जी भी उनके सम्मान में पालम तक आ पहुंचे। इससे पहले संसद में उनके निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया और कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उनके निधन पर शोक जताया गया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विरले व्यक्तित्व का विराट पुरुष कहा तो राष्ट्रपति बोले उनके इस तरह चले जाने का अंदेशा नहीं था। वे राष्ट्रपति थे तब भी और बाद में भी यही कहते थे कि मैं तो एक टीचर हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, पढ़ाना ये मेरी पैशन है। हमारे यादों में रहेंगे और उनकी जो सोच है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिन्हें जीते जी बेइंतहा मोहब्बत मिली, खूब इज्जत मिली और जब वो इस संसार से विदा हुए तो अनदेखी श्रद्धांजलि दी गई। पिछले कई वर्षों में किसी के लिए देश को यूं दंडवत नमन करते नहीं देखा। रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। हर किसी की यादों में डॉक्टर कलाम पहली बार जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, आपको कौन से राष्ट्रपति सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? उन्होंने कहा, मैं जब वह पहुंचा तो मुझे एक पत्र मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पत्र। उसमें उन्होंने आमंत्रित किया था सीवी रमन साहब को। नोबेल पुरस्कार मिल चुका था और भारत रत्न देने की तैयारी थी। हमने कहा कि आप आइए, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण था सीवी रमन का एक और पत्र वहां पर भी पड़ा था। और उन्होंने जो पत्र भेजा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उसमें उन्होंने जिक्र किया था, मेरा एक छात्र थीसिस तैयार कर रहा है और वो थीसिस संयोग से दिसंबर या जनवरी में ही पूरी होगी। मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है उस थीसिस को पढ़ना और उसमें मुझे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, मैं आ नहीं पाऊंगा। बहुत साफ कहना था, छात्र महत्वपूर्ण था, भारत रत्न का सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसका मतलब है काम करते रहिए और शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाएं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।